Hi guys, this is Dr. Sandeep Tiwari and welcome to my YouTube channel. Guys, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं that is a play and the play is A Doll's House. It is written by Henrik Ibsen, who was the author of Norway, and through this play the playwright or Henrik Ibsen discussed about the women's condition in Norway at his time. This play is divided into 3 parts, so we will discuss it one by one, but before that I tell you that we can see this play at feministic point of view, and one thing more, that this play is a problem play. So बच्चों, what is problem play? A problem play is the play which discuss or which include some problem or social problem in its subject matter. So प्रॉब्लम प्ले आपको समझ में आ गया? प्रॉब्लम प्ले क्या है कि किसी सोसाइटी की प्रॉब्लम को लेकर के या किसी प्रॉब्लम को लेकर उसके बारे में डिस्कस करना या उसको अपने सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड करना ही प्रॉब्लम प्ले है. सो अ डॉल्स हाउस इज अ प्रॉब्लम प्ले. तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को या कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक कैरेक्टर मैप मैंने बना रखा है, जिसके थ्रू मैं आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा. तो देखिए, इसमें मिडिल में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है नोरा, और नोरा इस प्ले का प्रोटागोनिस्ट या आप कह सकते हो लीड रोल में रहती है. तो इस प्ले का मेन कैरेक्टर कौन है? नोरा. और नोरा एक हाउसवाइफ है, लेकिन वो एक ऑप्रेस्ड हाउसवाइफ है, मतलब दबाव में ज़िंदगी जी रही है, रूल्स रेगुलेशन और अपने पति के बंधनों में ज़िंदगी जी रही है. और नोरा के जस्ट अपर साइड में देखेंगे ऊपर की तरफ, तो एक दूसरा कैरेक्टर है जिसका नाम है टोरवाल्ड. टोरवाल्ड क्या है? कौन है ये? तो ये नोरा का हस्बैंड है. टोरवाल्ड नोरा का हस्बैंड है, जो कि एक बैंक में काम कर रहा होता है. और इसका या इस प्ले का थर्ड जो कैरेक्टर है वो है डॉक्टर रैंक. डॉक्टर रैंक एक डॉक्टर हैं, और ये छिप छिप के, मतलब अपने अंदर ही अंदर ये नोरा को प्रेम करते हैं, लेकिन उसको बताते नहीं हैं. लास्ट टाइम एक सीन आएगा जिसमें वो इसके बारे में, अपने प्रेम के बारे में नोरा को ओपनली बताएंगे. उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. और ये नोरा के एडमिरर भी है, मतलब नोरा की हर एक बात में तारीफ़ करते रहते हैं. और अगला जो कैरेक्टर है इस प्ले का वो है मिसेस लिंडे. मिसेस लिंडे क्या है? एक विधवा हैं, और इस समय वो जॉब की सर्च में हैं. और मिसेस लिंडे के बारे में पहले बता दूं मैं कि मिसेस लिंडे एक अमीर आदमी से शादी किया था उन्होंने. और शादी इसलिए किया था, वो शादी लव मैरिज नहीं थी, या वो शादी जो है ना लव बेस्ड नहीं थी, क्योंकि वो शादी एक एग्रीमेंट टाइप का ही था. क्योंकि उन्होंने ये शादी इसलिए की थी ताकि वो अपने फैमिली को, अपनी मदर को, अपने भाइयों को सपोर्ट कर सकें. और इसमें एक लास्ट कैरेक्टर जो आता है वो है क्रॉगस्टैग. बच्चों, इसमें टी के बाद ए लगाना मैं भूल गया हूँ, तो आप लोग उसको नोटिस कर लेना, लगा लेना. क्रॉगस्टैग ये कहानी का मेन विलेन है. मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? नोरा. और मेन विलन कौन है? क्रॉगस्टैग. और क्रॉगस्टैग क्या कर रहा है? तो जिस बैंक में
टोरवाल्ड काम कर रहा है उसी बैंक में ये उसके अंडर में काम कर रहा है, मतलब टोरवाल्ड के अंडर में काम कर रहा है। क्रॉगस्टैग और मिसेस लिंडे के बारे में बताएं तो ये दोनों बहुत पहले एक दूसरे के लवर बिलवेड थे, मतलब एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी बसा ली। तो बच्चों अब हम चलते हैं एक्ट वाइज इस प्ले को डिस्कस करने के लिए। तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्ट फर्स्ट में देखते हैं क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं। तो जब प्ले खुलता है या जब प्ले ओपन होता है तो दिखाया जाता है कि नोरा हेल्मर किसी अटेंडेंट के साथ, मतलब एक उसके साथ सपोर्टर या एक आप इस तरह से कह सकते हो कि एक सर्वेंट के साथ घर में एंट्री करती हैं। और वो कहाँ से आ रही होती हैं, तो वो क्रिसमस की शॉपिंग करके आ रही होती हैं। मतलब ये जो डे है या ये जो सीन है ये क्रिसमस से पहले वाली इवनिंग को शो करता है, मतलब 24 दिसंबर तो उसको शो करता है। और इसमें नोरा शाम के टाइम में कुछ शॉपिंग करके आती हैं और घर में एंटर करती हैं। टोरवाल्ड अपने रूम में होता है और वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो नोरा को ग्रीट करता है या नोरा का अभिवादन करता है। और नोरा उसको क्रिसमस का क्रिसमस की शॉपिंग भी दिखाती है, क्रिसमस ट्री भी दिखाती हैं। तो टोरवाल्ड जो है उसको थोड़ा सा फटकार लगाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है और उसको अलग अलग तरह के नामों से बुलाता है, जैसे कि लिटिल स्काईलार्क, लिटिल स्क्वेरल, ऐसे कह करके उसको बुलाता है। इसी समय क्या होता है, उस घर में 2 गेस्ट एंटर होते हैं। और वो 2 गेस्ट कौन से होते हैं, तो एक तो होती है मिसेस लिंडे और दूसरे होते हैं डॉक्टर रैंक। जब डॉक्टर रैंक और मिसेस लिंडे घर में एंटर होते हैं तो डॉक्टर रैंक टोरवाल्ड के साथ उसके रूम में चले जाते हैं बात करने के लिए, जबकि मिसेस लिंडे वो नोरा की स्कूल फ्रेंड है और 8 सालों से वो नोरा से मिली हुई नहीं है, मतलब नहीं मिली। अब 8 साल बाद वो नोरा से मिलती हैं और उसको अपनी अनहैप्पी लाइफ के बारे में या अनहैप्पी मैरिज के बारे में बताती है। और वो कहती है कि इस समय वो एक जॉब की सर्च में है ताकि वो अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सके। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मिसेस लिंडे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उन्होंने अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक रिच पर्सन से शादी कर ली थी। तो अब उनकी फैमिली में उनकी मदर की डेथ हो गई है और उनके ब्रदर्स जो हैं अपने अपने जॉब पे आ गए हैं, उनकी फैमिली इस्टेब्लिश हो गई है। और ये जो मिसेस लिंडे के हस्बैंड है वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब वो सिंगल हो गई है और वो जॉब की सर्च में है ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके। तो उससे नोरा ये बताती है नोरा मिसेस लिंडे से अपने एक सीक्रेट के बारे में डिस्कस करती है कि उसने एक बार टोरवाल्ड की जान बचाने के लिए एक किसी से मनी उधार लिया था। और ये मनी उसने इसलिए उधार लिया था क्योंकि डॉक्टर ने उससे कहा था कि टोरवाल्ड को इटली ले जाओ एक टूर पे या एक ट्रिप पे, ताकि टोरवाल्ड की लाइफ बच जाए, वो बहुत बीमार था। तो उन्होंने वो मनी किसी से बोरो किया था। इसी समय उन लोगों की जब बात चल रही होती है तो इसी समय एक और कैरेक्टर वहाँ एंटर करता है और वो कौन है, नील्स क्रॉगस्टैग। अभी बताया था जो विलेन का काम करता है, नील्स क्रॉगस्टैग वहाँ एंटर करता है और वो एम्प्लॉई है उसी बैंक में है। और वो आता है तो नोरा उसको टोरवाल्ड के कमरे में भेज देती है कि टोरवाल्ड वहाँ पे है, आप उससे जाके बात करो। डॉक्टर रैंक इस बीच में बाहर निकल आते हैं टोरवाल्ड के रूम से और नोरा को ये बताते हैं कि क्रॉगस्टैग जो है ना एक मोरली करप्ट पर्सन है, मतलब एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। और जब वो
टोरवाल्ड भी बाहर आता है। तो नोरा जो है उसको मिसेस लेंडे के बारे में बताती हैं कि इनकी ऐसी ऐसी कंडीशन है और ये एक जॉब के सर्च में है। तो टोरवाल्ड कहता है कि ठीक है, मैं इनके लायक जॉब की कोई व्यवस्था करता हूँ। उसके बाद टोरवाल्ड, मिसेस लेंडे और डॉक्टर रैंक ये तीनों घर से बाहर चले जाते हैं और नोरा जो है अपने बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। इसी समय क्रॉगस्टैग वापस एंटर करता है उस रूम में और नोरा को बताता है कि ही इज़ द पर्सन फ्रॉम होम नोरा बोरोड मनी। कहता है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिससे तुमने मनी उधार ली थी। उसने ये भी बताता है कि नोरा का हस्बैंड टोरवाल्ड उसको बैंक से टर्मिनेट करना चाहता है या निकालना चाहता है उसकी जॉब से, और अगर नोरा उसको नहीं रोकती है ऐसा करने से तो वो उसके सीक्रेट को ओपन कर देगा। और वो ये भी बताता है कि उसके पास एविडेंस भी है, प्रूफ भी है कि नोरा ने अपने फादर के फर्जी साइन करके ये पैसे उधार लिए थे। इससे पहले बच्चों आपको ये बता दूं कि बात ये है कि नोरा के फादर की डेथ हो गई थी और नोरा को पैसों की ज़रूरत थी। तो नोरा के फादर के डेथ के जस्ट एक दिन बाद नोरा ने अपने फादर के फर्जी साइन करके और क्रॉगस्टैग को दिखा करके या उसको दे करके उससे पैसे उधार लिए थे। तो क्रॉगस्टैग को इस बात का पता है कि नोरा ने फर्जी साइन से ये पैसे लिए हैं। तो उसने उसके ये भी बताता है कि मैं एक प्रूफ रख रहा हूँ या मेरे पास एक प्रूफ है कि तुमने फर्जी साइन से ये पैसे उधार लिए थे। और उसके बाद इतना धमका करके या उसको एक्सप्लेन करने के बाद क्रॉगस्टैग वहाँ से चला जाता है। और क्रॉगस्टैग के जाने के बाद टोरवाल्ड आता है। नोरा उसको बहुत मनाने की कोशिश करती है कि वो उसको क्रॉगस्टैग को जॉब से न निकाले, बट वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। फिर एक्ट फर्स्ट यहाँ तक कंप्लीट हुआ। एक्ट सेकेंड में क्या होता है कि ये क्रिसमस डे का दिन होता है। एक्ट सेकेंड क्रिसमस डे के दिन नोरा अभी बहुत ज़्यादा वरी है, बहुत ज़्यादा चिंतित है कि क्या होगा। अब क्रॉगस्टैग अगर टोरवाल्ड को बता देगा तो टोरवाल्ड तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी सी बात पे मुझे डांटता रहता है, मेरी किसी भी बात को सपोर्ट नहीं करता है। तो टोरवाल्ड जो है उसका रिएक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें सोच करके उसके मन में उधेड़ बुन चल रही होती है। इसी समय मिसेस लेंडे आती हैं और वो नोरा की हेल्प करती हैं उसके कपड़े सिलने में। किसके लिए? फ्रेंसी ड्रेस बॉल के लिए, मतलब जो क्रिसमस डे के दिन जो डांस वगैरह होना था, जो पार्टी होना था, उसके लिए वो उसको कपड़े सिलने में हेल्प करती हैं। इसी समय टोरवाल्ड एंटर करता है और नोरा उससे वापस से ट्राई करती है, एक बार फिर से ट्राई करती है कि वो क्रॉगस्टैग को न फायर करे न जॉब से निकाले। लेकिन इस बार टोरवाल्ड गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के साथ साथ ही उसने तुरंत ही एक टर्मिनेशन लेटर या एक लेटर जो है क्रॉगस्टैग को भेज देता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। इसके बाद डॉक्टर रैंक आते हैं और वो थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, थोड़े चिंतित हैं, और वो ये कहते हैं टोरा से कि वो जल्दी ही डेथ को प्राप्त कर लेंगे या मर जाएंगे। और इस बात को सुन करके नोरा उनसे थोड़ी सी फ्लर्ट करती है। और फ्लर्ट क्या करती है, वो इस फ्लर्ट के बहाने सोच रही होती है कि अगर डॉक्टर रैंक खुश हो जाते हैं तो मैं डॉक्टर रैंक को हेल्प के लिए बोलूँगी इस पूरे मैटर में, क्रॉगस्टैग वाले मैटर में उनसे थोड़ी सी हेल्प मांगने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उसे पता है डॉक्टर रैंक हमेशा उसकी हेल्प करते रहते हैं, उसके बारे में एडमायर करते रहते हैं, तो वो उसकी बात को नहीं टालेंगे। इसलिए वो उनसे थोड़ा सा फ्लर्ट स्टार्ट कर देती है। उसी समय डॉक्टर रैंक ये रिवील करते हैं या ये बताते हैं कि वो बहुत लंबे समय से नोरा को प्रेम करते हैं। और जब ये बात नोरा को पता चलती है कि डॉक्टर रैंक अंदर ही अंदर उसको प्रेम करते हैं, तो नोरा ने
उनसे हेल्प लेने का जो आइडिया था उसको गिव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर रैंक वहाँ से चले जाते हैं और क्रॉगस्टैग वापस से एक बार एंटर करता है और वो ये बताता है कि तुमने मेरा काम नहीं किया, तुमने अपने हस्बैंड को नहीं रोका, अब मैंने उसके लिए एक लेटर छोड़ दिया है, मतलब उसको एक लेटर भेज दिया है और उस लेटर में सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दिया है, मतलब मैंने उसमें डिटेल में सारी चीज़ें लिख दी है, तुम्हारी फॉर्जरी की भी बात लिख दी है उसमें। तो और इतना कह कर के वो वहाँ से चला जाता है। इस बीच में मिसेज लेंडे आती हैं और नोरा उनको पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है। मिसेज लेंडे कहती हैं कि बहुत पहले की बात है, क्रॉगस्टैग और मिसेज लेंडे एक दूसरे से प्रेम करते थे। वो नोरा को ये बात बताती हैं कि पहले की बात है, क्रॉगस्टैग और मिसेज लेंडे एक दूसरे से प्रेम करती हैं और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ क्रॉगस्टैग को मनाने के लिए कि वो ऐसा कुछ न करे, तब तक तुम अपने हस्बैंड टोरवाल्ड का माइंड डिस्ट्रैक्ट करो या इधर उधर भटका के रखो। मिसेज लेंडे चली जाती हैं और नोरा वैसा ही करती है कि टोरवाल्ड का दिमाग भटकाने के लिए, कि ताकि वो अपने लेटर बॉक्स पे न जाए, वहाँ से लेटर न प्राप्त कर सके, इसलिए उसका दिमाग भटकाने के लिए वो उसको बोलती है कि जो डांस होने वाला है क्रिसमस डे पे, उसके लिए उसमें उसकी हेल्प करें। इधर ये एक्ट सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है और एक्ट थर्ड कब स्टार्ट होता है, नेक्स्ट डे। क्रॉगस्टैग वापस आता है किससे मिलने के लिए, मिसेस लेंडे के लिए। मिसेस लेंडे से मिलने आता है, कहाँ, हेल्मर के हाउस में। और जबकि वो लोग कहाँ होते हैं, बॉल में। बॉल मतलब क्रिसमस डे की पार्टी में। एक्चुअली होता क्या है कि नोरा से ये कहने के बाद कि मैं जा रही हूँ उसको समझाने, मिसेस लेंडे चली जाती है, वो क्रॉगस्टैग के घर जाती है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिलता है। तो वो उसके लिए एक लेटर छोड़ करके वहाँ से आ जाती है और जब वो लेटर पढ़ता है तो क्रॉगस्टैग उससे मिलने के लिए वापस आता है, कहाँ, हेल्मर के घर पे, लेकिन वो लोग क्रिसमस की पार्टी में होते हैं। तो अब वो लोग वहाँ पे जब मिलते हैं तो ये चीज़ खुल के सामने आती है कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनका रिलेशनशिप या उनका ये जो प्रेम था वो कैसे एंड हुआ था, जब मिसेस लेंडे ने शादी कर लिया था किसी एक रिच पर्सन से, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। मिसेस लेंडे उसको सुझाव देती हैं कि वो लोग वापस से मैरी कर लेंगे, मतलब शादी कर लेंगे। कौन कौन, मिसेस लेंडे और क्रॉगस्टैग वापस से शादी कर लेंगे, और ताकि वो दोनों एक दूसरे के बच्चे का ध्यान रख सके। मतलब दोनों के दो दो तीन तीन बच्चे थे और क्रॉगस्टैग को उसने ये सुझाव दिया, मिसेस लेंडे ने, कि तुम ऐसा करो कि इस सारे मुद्दों को बंद कर दो, चाहे तुमको जॉब मिले चाहे मुझे मिले, बात एक ही है। तुमको हटाएंगे तो मुझे जॉब देंगे, और अगर तुमको नहीं हटाएंगे तो तुम्हारे पास जॉब रहेगी। तो जॉब तो घर में ही रहेगी और दोनों में से किसी एक के पास जॉब रहेगी और हम दोनों घर का खर्चा चला लेंगे और हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे और बच्चों की देखभाल भी करेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें बंद करो, ऐसा उसको सुझाव देती है। इस बात से क्रॉगस्टैग बहुत रोमांचित हो जाता है, थ्रिल्ड हो जाता है और वो अपने लेटर को वापस लाना चाहता है टोरवाल्ड के लेटर बॉक्स से, लेकिन मिसेस लेंडे इस बार उसको ऐसा करने से रोक देती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि द ट्रूथ मस्ट कम आउट, सच सामने आना चाहिए। व्हेन टोरवाल्ड गेट्स क्रॉगस्टैग लेटर एंड लर्न्स द न्यूज, ही इंसल्ट्स हर, ब्लेमिंग हर फॉर हर बैड हैबिट या बैड मोरल। मतलब जब वो लोग क्रिसमस पार्टी से लौट के आते हैं और टोरवाल्ड अपने लेटर बॉक्स से वो लेटर प्राप्त करता है और उसमें पढ़ने के बाद सारी न्यूज़ उसको पता चलती है, तो वो नोरा को
इंसल्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसके ऊपर उसको ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है, उसके फादर को ब्लेम करता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी है या अच्छा एजुकेशन नहीं दिया, मोरल नहीं सिखाया। इसी समय क्या होता है कि एक नया लेटर आता है और उस लेटर में ये चीज़ लिखा हुआ रहता है कि क्रॉकस्टैग नोरा से माफ़ी मांग रहा है कि उसने उसको ब्लैकमेल किया और वो ऐसा अब कभी नहीं करेगा, ऐसा लिखा हुआ एक लेटर आता है। अब जब टोरवाल्ड इसको पढ़ता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसने लेटर को फाड़ दिया और नोरा से कहता है कि उसने उसको माफ़ किया और वो उसकी फ्यूचर में और अच्छे से देखभाल करेगा और अच्छे से ध्यान रखेगा, ऐसा वो नोरा से कहता है। लेकिन नोरा इस बार के इंसल्ट से, अपने फादर के भी इंसल्ट से बहुत ज़्यादा वो फेडअप हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए उसने कहा, नोरा ने टोरवाल्ड से कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं यह घर छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट थी उस तरीके से जैसा कि उसके साथ ट्रीट किया गया या टोरवाल्ड ने जैसे उसको ट्रीट किया। बात तो सच है कि उसने पैसे उधार लिए थे, किसके लिए? टोरवाल्ड के लिए, ताकि वो उसकी ज़िंदगी बचा सके। लेकिन टोरवाल्ड ही उसको नहीं समझ रहा है और उसको चाइट कर रहा है, उसको बहुत बुरा भला सुना रहा है। तो ऐसा कैसे चलेगा, क्योंकि वो टोरवाल्ड के लिए ही तो सब कुछ किया था उसने। तो इसलिए उसने कहा कि अब मैं तंग आ चुकी हूँ इस लाइफ से और मैं अब घर छोड़ना चाहती हूँ। तो वो कह रही है कि मैं घर इसलिए छोड़ना चाहती हूँ ताकि मैं डिस्कवर कर सकूँ हूँ एम आई, मैं कौन हूँ, एंड व्हाट इज़ माई एग्जिस्टेंस, मतलब मेरा अस्तित्व क्या है, व्हाट इज़ माई वैल्यू, मेरी वैल्यू क्या है। तो इस बात को सुन करके टोरवाल्ड जो है पूरी तरह से शॉक्ड होता है और वो ये शॉक्ड होता है कि नोरा इज़ रेडी टू लीव हर चिल्ड्रेन। नोरा जो है अपने बच्चों को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई है, लेकिन नोरा उसको कहती है शी नीड्स टू डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हर, बोलती है कि मुझे वो करना है जो कि उसके लिए सबसे अच्छा है। टोरवाल्ड जो है आश्चर्यचकित रहता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कभी वापस लौट करके आओगी? तो नोरा कहती है कि देखते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी शो करके वहाँ से निकल जाती है और नोरा उस घर से निकल जाती है। तो बच्चों, ये प्ले यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आपने देखा कि इस प्ले में हेनरी गिब्सन ने क्या दिखाने की कोशिश किया है, वाई द वुमेन is given the secondary position in marriage or in society after the husband। अब हम बच्चों इसके कुछ थीम के ऊपर बात कर लें। तो इसमें 2-3 मेन थीम है। पहली थीम जो है वो है थीम ऑफ लव एंड मैरिज। थीम ऑफ लव एंड मैरिज मतलब हेनरी गिब्सन ने ये दिखाने की कोशिश की है कि क्या मैरिज के लिए लव ज़रूरी है या लव का होना मैरिज में ज़रूरी है। तो उसके बारे में दिखाते हैं। तो देखिए, द प्ले डॉल्स हाउस फीचर्स मैरिज एज वन ऑफ इट्स थीम। ये जो प्ले है इसने ये शो किया है कि मैरिज इसका एक थीम है और इट टॉक्स अबाउट अप्स एंड डाउन्स ऑफ मैरिटल लाइफ एंड हाउ इट फेल्स इन केस ऑफ द कपल नोरा एंड टोरवाल्ड। ये मैरिज लाइफ के ऊपर नीचे की चीज़ें, मतलब उथल पुथल की बात करता है और ये बताता है किस तरह से यह मैरिज फेल हो जाता है, किसके केस में, नोरा और टोरवाल्ड के केस में। और डॉल्स हाउस जो है कैन बी सीन एज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ लव एंड मैरिज, मतलब इस प्ले को हम एक एक्सप्लोरेशन के रूप में देख सकते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लव एंड मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे भी ज़्यादा डीप बात करें तो उसमें ये बात कही गई है कि वेदर देयर कैन बी लव इन मैरिज, कि मैरिज में लव होना चाहिए या नहीं। और एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले नोरा एंड टोरवाल्ड अपीयर हैप्पीली मैरिड।
प्ले के बिगिनिंग में हम ये देखते हैं कि नोरा और टोरवाल्ड काफ़ी खुश हैं अपनी मैरिज से। नोरा जो है खुशी खुशी अपने प्रेम के बारे में बात करती है, या प्रेम के बारे में बात करती है, जो कि उसका प्रेम किसके प्रति है, टोरवाल्ड के प्रति है। और टोरवाल्ड जो है उसको सहानुभूति के साथ प्यारे प्यारे नामों से बुलाता है। और जबकि इसी प्ले में दूसरे मैरिज की बात करते हैं, जो मैरिज है किसकी, क्रॉगस्टैग और मिसेस लिंडे की। तो उन लोगों की अगर मैरिज की बात करें तो उन लोगों की मैरिज लव पर बेस्ड ना हो करके वो क्या है, एक एग्रीमेंट टाइप का है। तो वो एग्रीमेंट है, वो उन्होंने केवल अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए या नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने ये शादी किया है। जबकि नोरा और टोरवाल्ड का जो मैरिज है ये किस पर बेस्ड होता है, लव पर बेस्ड होता है। लेकिन फिर भी इट इज़ ऑन द अदर हैंड स्टिल गवर्नड बाय द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ सोसाइटी दैट डिक्टेटेड द रोल्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब कि उन लोगों के बीच में प्रेम होता है, मतलब उन लोगों की मैरिज में प्रेम होता है, बट फिर भी उनका ये जो रिलेशन है ये सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलता है, जो कि सोसाइटी ने डिक्लेयर कर रखा है रूल्स किसके लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, जिसमें ये बता दिया गया है कि हस्बैंड को कैसा रहना चाहिए और वाइफ को कैसा रहना चाहिए। जैसा कि आपने अभी प्ले में देखा ऊपर कि वो बात बात पे नोरा को फटकार लगाता रहता है और अपने आप को सुपर दिखाने की कोशिश करता है कि वो वही सुपर है, फैमिली में हस्बैंड ही सुपर होता है, तो ये दिखाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें भी उनकी मैरिज में या उनकी लाइफ में थी। और थीम ऑफ मैरिज इन द प्ले इज़ वन great issue to discuss because it focuses on what needs to be added for true or to last। ये जो प्ले है ये मेनली किस पे फोकस करता है, मैरिज के ऊपर। और मैरिज के ऊपर फोकस करते हुए ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैरिज को सस्टेन रखने के लिए या मैरिज को स्टेबल रखने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है लव। जबकि इस प्ले में देखें तो द ओनली लव गिवर इन देयर मैरिज इज़ नोरा एलोन। मतलब इस प्ले में देखें तो लव किसकी तरफ से देखने को मिल रहा है, नोरा की तरफ से मिल रहा है। वो शी शोड लव अमिड्स हर हस्बैंड्स इम्परफेक्शन। मतलब उसका हस्बैंड परफेक्ट नहीं है फिर भी वो उसके लिए प्रेम दर्शाती रहती है, उसके लिए प्रेम दिखाती रहती है। वो सारे चीज़ों के अगेंस्ट चली जाती है, सब गलत काम कर जाती है अपने हस्बैंड को सही रखने के लिए। तो सेक्रीफाइसेस भी दे देती है, वो अपनी खुशियों के सेक्रीफाइसेस दे देती है, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइसेस दे देती है, अपने फादर के फर्जी सिग्नेचर करती है ताकि वो अपने हस्बैंड को बचा सके। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा रहा है कि नोरा का प्रेम उसके हस्बैंड की तरफ, टोरवाल्ड की तरफ कितना ज़्यादा है। लेकिन ये मैरिज उसके बाद भी फेल्ड हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज इट वॉज वन साइडेड लव, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड। मतलब इसमें एक तरफ से ही तो उसको प्रेम था, टोरवाल्ड तो प्रेम दिखा ही नहीं रहा था, वो तो उसको बाद में फटकार रहा था। तो आपने देखा कि ये प्ले लव और मैरिज के ऊपर भी बेस्ड है। अब बात करें बच्चों कि ये प्ले एक फेमिनिस्टिक प्ले भी है। क्यों है फेमिनिस्टिक प्ले? क्योंकि जो इस ड्रामा अ डॉल्स हाउस का जो मेन इश्यू है ना वो है वुमेन्स कंडीशन इन 19th सेंचुरी ऑफ यूरोप में जो 19th सेंचुरी में क्या है वुमेन्स की कंडीशन है उसके ऊपर ये डिस्कस करता है। ये बताता है कि ये जो प्ले है ये कंसर्न्स अ वुमेन्स राइट टू इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द वे इन विच मैरिज। मतलब ये प्ले किसके बारे में बात करता है कि औरतों के राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में, जब वो शादी कर लेती हैं या शादी के बाद। और देखा जाए तो ये प्ले जो है इस चीज़ को शो करने की कोशिश कर रहा है कि यूरोप में या यूरोप की जो कंट्री है नॉर्वे, उस समय 19th सेंचुरी में वुमेन्स की कंडीशन क्या होती थी, उसको उनको कैसे ट्रीट किया जाता है
या उनको कितने राइट्स मिलते हैं, उनको फ्रीडम है या नहीं है, उस सोसाइटी में उनकी क्या कंडीशन है, इन सारी चीज़ों को शो करने की कोशिश करता है या शो किया गया है इसमें। और इस तरह से अगर हम ये देखें कि ये प्ले फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ड है किसके ऊपर, नोरा के ऊपर, इसीलिए नोरा को प्रोटागोनिस्ट कहा गया है। और नोरा इस प्ले में रिप्रेजेंट्स करती है इब्सन की पॉसिबल व्यूज़ को, मतलब इस प्ले में नोरा इब्सन के व्यूज़ को दर्शाने की कोशिश करती है कि वुमेन भी इक्वल होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि दैट वुमेन शुड बी इक्वल टू मैन देन दैट दे जस्ट एज कैपेबल एज मैन, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वुमेन्स को भी हस्बैंड अपने मेंस के या अपने हस्बैंड्स के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी उतने ही कैपेबल हैं जितने कि मैन हैं। और नोरा इज़ द वन हु सेव्स हर हस्बैंड विच शोज हर स्ट्रेंथ एज अ वुमेन एंड हाउ शी डजंट नीड टू रिले ऑन हर हस्बैंड टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ एंड हर फैमिली। इस प्ले में ये देखा गया है कि नोरा एक ऐसी औरत है जिसने अपने हस्बैंड को बचाया और किस प्रकार से वो अपने हस्बैंड से इस चीज़ की डिमांड नहीं करती है, एक्सपेक्ट नहीं रखती है कि वो उसकी देखभाल करे या उसकी फैमिली की देखभाल करे। दिस शोज हाउ टोरवाल्ड रिप्रेजेंट्स द कॉमन थॉट ऑफ सोसाइटी अबाउट वुमेन। और ये प्ले ये भी दिखाती है कि किस तरह से एक हस्बैंड या एक मैन सोसाइटी में वुमेन्स को ट्रीट करता है, मतलब औरतों के प्रति उसका क्या रवैया रहता है, क्या बिहेवियर रहता है, उसके बारे में ये प्ले हमें बताता है। देयर जॉब एट दिस वॉज टू बी वाइव्स एंड मदर्स, नथिंग एल्स। वो ये दिखाने की कोशिश करता है, या टोरवाल्ड के बिहेवियर से ये चीज़ क्लियर होता है कि औरतों का रोल जो है सोसाइटी में एक वाइफ के रूप में हो सकता है, एक मदर के रूप में हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि नोरा इज़ अहेड ऑफ हर टाइम इन थिंकिंग दैट वुमेन डोंट हैव अ सेट रोल। जबकि नोरा अपनी सोच में उस एज की जो थिंकिंग है उससे काफ़ी आगे है कि औरतों के लिए कोई सेट रूल नहीं होना चाहिए, वो एक फिक्स रूल्स में नहीं ज़िंदगी जी सकती। दैट दे टू नीड फ्रीडम। वो ये भी बताती है कि औरतों को भी फ्रीडम की आवश्यकता है या उनको भी नीड है फ्रीडम की। इन दैट फ्रीडम नोरा गोज टू फाइंड हर सेल्फ अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव लाइफ शी लिव्स। और इसी फ्रीडम की तलाश में या इसी फ्रीडम की वजह से नोरा घर को छोड़ देती है ताकि वो अपने आप को सर्च कर सके, अपने आप के बारे में ढूंढ सके कि वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है ज़िंदगी में या इस वर्ल्ड में, और इसके लिए वो घर को छोड़ जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नोरा को इब्सन की आवाज़ के रूप में दर्शाया गया है। जो इब्सन कहना चाहता था वो नोरा के थ्रू बताया है उसने कि सोसाइटी में वुमेन्स को भी वही सेम पोजीशन, सेम रेपुटेशन, सेम फेम मिलना चाहिए जो कि एक मैन को मिल रहा है, क्योंकि दे आर ऑल्सो कैपेबल एज मैन। वो आदमियों की तरह ही कैपेबल होते हैं। तो इस बारे में उसने इस प्ले में लिखा और इस प्ले में पूरी डिटेल के साथ इस चीज़ को शो करने की कोशिश किया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ इसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी क्लियर हो गए होंगे। साथ ही साथ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें थीम्स क्या हैं। तो आप इन सब पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखते हुए अपनी स्टडी करना और इनके थीम्स को अपने नोटबुक में नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।